हाँ, शाखा शुरू हो जाएगी, लेकिन मेनली यही आपको पढ़ना है। आपके कई एग्जाम्स के अंदर प्रश्न आया है। अब देखें, जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय पूरे राजस्थान में 19 देसी रियासतें, 3 ठिकाने और एक चिपशिप था। चिपशिप का मतलब ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत। तो एक कमिश्नरी प्रांत कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। 3 यहाँ पर ठिकाने थे, और 3 ठिकाने कौन कौन से? नीमराणा, लावा और कुशलगढ़। तो ये 3 ठिकाने आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा 19 देसी रियासतें थी। ये जो 19 देसी रियासतें थी, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इनका राजवंश था। 19 देशी रियासतों का अलग अलग, जैसे पृथक पृथक इनका राज्य था, या एक जो 19 देशी ठिकाने थे या 19 देशी रियासतें थी, इनका पर्टिकुलर अपना शासन था, इनका पर्टिकुलर राजा होता, इनका पर्टिकुलर शासन पद्धति थी। अब ऐसा जैसे हम अलग अलग वंशों की बात करते हैं, तो राजस्थान के ऐसे क्षेत्रों के आधार पर बात की जाए तो 19 देशी रियासतें थी। कितनी? 19। तो 19 देशी रियासतों ने अलग अलग जगह शासन किया। जैसे हम बात करते हैं गुहिल वंश की, तो गुहिल वंश ने लगभग दक्षिणी भारत के ऊपर शासन किया था। कौन से क्षेत्रों पर? दक्षिणी भारत पर। राठौड़ वंश की बात करें तो इधर जोधपुर, ऊपर जाओगे तो बीकानेर, बीकानेर के बाद एक यहाँ किशनगढ़ रियासत थी, तो इधर राठौड़ों ने शासन किया। ऊपर जाओगे तो इधर यहाँ जयपुर, जयपुर के पास अलवर, अलवर के पास दौसा, और इस संपूर्ण क्षेत्र पर कछवाहों ने शासन किया। नीचे इधर जाओगे तो यहाँ पर आपको शासन करता दिखेंगे हाड़ा चौहान। कौन दिखेंगे? हाड़ा। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में जो शासन किया वो हाड़ाओं ने किया। तो इस प्रकार अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने शासन किया। और लगभग राजस्थान के अंदर उस समय कितनी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें थी। कितनी? 19 देशी रियासतें। जब आप एकीकरण पढ़ोगे तो ये 19 देशी रियासतें आएगी। प्रजामंडल के समय भी ये 19 देशी रियासतों का नामकरण आएगा कहीं न कहीं आपके उल्लेख। अब देखिए, गुहिल वंश या गुहिलोत वंश कहाँ से निकल कर आया, या ये पहले, क्योंकि आपने जो अब शिलालेख या अभिलेख पढ़े हैं, वहाँ बप्पा रावल का पुत्र गुहिल को बताया गया है। किसको बताया गया है? गुहिल को, जो कि एक त्रुटि है। क्या है? त्रुटि है, ऐसा संभव नहीं है। फिर भी जिन शिलालेखों के अंदर जो कि भाटे के ऊपर लिखा हुआ, पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ, शिलालेख पर लिखा हुआ, तो उन्हें सत्य मानने की कुछ न कुछ वजह रही होगी। लेकिन राजस्थान के जो इतिहासकार हैं वो इस गुहिल वंश की उत्पत्ति मानते हैं गुहिलोत से, या इस गुहिल से। किससे? गुहिल से। अब ये गुहिल कौन था मूल रूप से? तो ये शिलादित्य का पुत्र था। किसका पुत्र था? शिलादित्य के। जब भारत के ऊपर 5वीं शताब्दी के आसपास आक्रमण हो रहे थे, जो कि हूणों के आक्रमण थे। किसके आक्रमण थे? हूणों के आक्रमण। और हूणों के आक्रमण से बचते समय शिलादित्य, जो कि एक वल्लभीपुर का शासक था। कहाँ का शासक था? वल्लभी। और वल्लभी कहाँ है? वल्लभी कहाँ? आपकी गुजरात के अंदर। तो गुजरात की वल्लभीपुर का शासक था शिलादित्य। तो यहाँ आपका वल्लभीपुर गुजरात के अंदर, और इसी जगह का शासक था शिलादित्य। शिलादित्य की एक पत्नी थी पुष्पावती। क्या नाम है? पुष्पावती। और पुष्पावती यहां से कहा जाता है कि जब हूणों का आक्रमण हुआ तब वल्लभीपुर के लगभग सभी शासकों को मौत के घाट उतार दिया गया। और सभी जो राजा थे जब मौत के घाट उतर गए तो उनकी रानियां यहां से भागने लगी, और भागती हुई कहीं न कहीं बाहर निकल गई। यहां से पुष्पावती भी निकली, और पुष्पावती भी निकलकर एक गुफा में छुप गई। कहाँ छुप गई? गुफा में। गुफा में ही जब वह कुछ समय रही, और उसी के कोख में एक पुत्र था जो कि गुफा में ही उसने जन्म दिया। और गुफा में जिस पुत्र को जन्म दिया वही का कहलाया गुह है। क्या कहलाया? गुह है। गुह, गुफा को कहते हैं गुहा। क्या कहते हैं? गुहा। गुहा में पुत्र की उत्पत्ति होने के कारण ये कहलाया गुहिल। क्या कहलाया? गुहिल। तो शिलादित्य और पुष्पावती का जो पुत्र था, जो कि गुफा के अंदर जन्म लेता, वही कहलाया, ध्यान रखना आपको, क्या? गुहिल। और गुहिल ने ही बाद में जिस क्षेत्र पे शासन किया वो क्षेत्र था दोस्तों मेवाड़। कौन सा था? मेवाड़। तो कहा जाता है, अब इसका एग्जैक्ट टाइम कोई नहीं जानता है कि इसने किस वर्ष शासन किया। 524 ईस्वी के आसपास हूणों का आक्रमण हुआ, जिसका गुहिल जो वल्लभीपुर के शासक है उनकी राजवंश जब पढ़ते हैं तो वल्लभीपुर के शासकों के अंदर इसका वर्णन मिलता है। और उसी की वल्लभीपुर का शासक शिलादित्य यहाँ से जब पराजित हो जाता तो उसकी पत्नी पुष्पावती यहाँ से निकल जाती है और गुफा में छुप जाती है। और वो कहती है कि मेवाड़ की कोई गुफा थी, उसके अंदर जाकर छुपी, और वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और वो कहलाया गुहिल। क्या कहलाया?
गुहिल। और गुहिल ने इस क्षेत्र में, संपूर्ण क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया। देखें, पहली बात तो यहाँ से ध्यान रखना कि ये मेन रूप से इनको क्या बताया जाता है, वल्लभीपुर का गुहिल बताया जाता है। इस बात का समर्थन कौन कौन से इतिहासकार करते हैं, तो इस बात का समर्थन करते हैं D.R. भंडारकर। कौन करते हैं? D.R. भंडारकर। ये मानते हैं कि ये जो गुहिल थे और ये कहाँ से आए थे, वल्लभीपुर से आए थे। तो ये ध्यान रखना, इनको वल्लभीपुर का बताया गया है। कहाँ का बताया गया है? वल्लभीपुर का। और ये वल्लभीपुर नीचे गुजरात में ही है, तो यहाँ से आते हुए ऊपर ये चली गई थी पुष्पावती। तो ये पहली बात तो यहाँ से उल्लेख मिलता है। यहाँ दो व्यक्ति का और ध्यान रखना है गुहिलों में, और दो व्यक्ति कौन कौन, एक तो ध्यान रखना मूणोत नैणसी। किसका ध्यान रखना है? मूणोत नैणसी। नैणसी के अलावा एक और व्यक्ति है जिसे राजस्थान के इतिहास लेखन का विश्व पितामह कहा जाता है, कर्नल टॉड। ये दो व्यक्ति राजस्थान में इस गुहिलों की कितनी शाखाएं बताते हैं? 24। तो ध्यान रखना, प्रतिहारों की अगर मूणोत नैणसी ने शाखा बताई तो वो कितनी थी? 36। और गुहिलों की मूणोत नैणसी ने शाखा कितनी बताई? तो ध्यान रखना 24। तो इन दोनों ने गुहिलों की जो शाखा बताई वो ध्यान रखना कितनी थी? 24। तो ये लिखो एक बार, गुहिल वंश, गुहिल वंश, गुहिल वंश। कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया जब अपने वीर विनोद को लिखते हैं तो वीर विनोद में इसे गुहिल वंश की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताते हैं। किससे बताते हैं? ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताने के पीछे वजह है क्योंकि 3 आपने अभिलेख पढ़े। एक आपने पढ़ा रशिया की क्षत्रिय अभिलेख 1264 चित्तौड़गढ़ का। कौन सा पढ़ा? रशिया की क्षत्रिय अभिलेख। दूसरा आपने पढ़ा कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। और इसी के अलावा एक और प्रशस्ति आपने यही मेवाड़ से या मेवाड़ या रणकपुर से पढ़ी, रणकपुर प्रशस्ति। तो ये 3 प्रशस्तियां जो बताती है उसमें इसे कुंभा को विप्र बताया गया है। विप्र का मतलब होता है महान या विद्वान। क्या होता है? महान या विद्वान। तो इसे विप्र बताया गया और विप्रवंशी बताया गया। इसी के अलावा इस गुहिल वंश का वंश प्रवर्तक भी इसे बताया जाता है और इसी कारण इसे नागर जाति, इसे को एक ब्राह्मण जाति से उत्पत्ति बताते हैं। और ये कहते हैं कि हरित ऋषि से आशीर्वाद से ये राज्य प्राप्त किया और ये भी खुद ब्राह्मण था। क्या बताया जाता है? ब्राह्मण। तो ये उल्लेख कौन करता है? कवि राजा श्यामलदास ददवाड़िया। तो लिखो, वीर विनोद में लिखता है, जितना लिख लो, हेडिंग लगा लो, गुहिल, गुहिलोत या सिसोदिया। अब देखो, मेवाड़ के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र जो कि मेवाड़ के अधीन आते थे, तो इधर कौन कौन से जिले हैं जो कि पूर्ण रूप से मेवाड़ के अधीन आते थे? यहाँ से भीलवाड़ा का नीचे का भाग, दक्षिणी भीलवाड़ा पहले पूरे मेवाड़ में था। इधर से पूरा राजसंबंध मेवाड़ में था। इधर का आपका पूरा आज का उदयपुर मेवाड़ में था। इधर जाओगे तो चित्तौड़ पूरा मेवाड़ में था। तो ये पूरे 4 जिले आपको ध्यान रखने जो कि मेवाड़ के अधीन थे। इसके अलावा नीचे जाओगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वो कहाँ रहेंगे? वागड़ में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इधर आपका प्रतापगढ़। तो इस प्रकार ये जिले यहाँ बटे हुए थे। तो लिखो 4 जिले। तो राजस्थान में भीलवाड़ा या दक्षिणी भीलवाड़ा लिख लो इसको। राजस्थान में दक्षिणी भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद तथा उदयपुर पर जिस वंश का शासन था, उदयपुर पर जिस वंश का शासन था वह गुहिलोत या गुहिल वंश कहलाया। इस वंश ने मेवाड़ पर लगभग 1300 वर्षों तक शासन किया। इस वंश ने मेवाड़ पर लगभग 1300 वर्षों तक शासन किया। इस वंश ने मेवाड़ पर लगभग 1300 वर्षों तक शासन किया और यह सभी 19 देशीय रियासतों में से सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था और सबसे प्राचीन राजवंश भी था। इसके कई नाम मिलेंगे आपको गुहिल के, गुहिलोत, गुहा द्वितीय, गुहराज,